पैकेज के रूप में घोषित करना चाहिए। लघु मध्यम उद्योगों से लेकर बड़े बड़े उद्योगपतियों तक, बड़े औद्योगिक सेक्टरों तक ने आर्थिक पैकेज की मांग की। दुनिया भर के देश पहले से ही इसका ऐलान कर चुके हैं। हम आपको बता दें कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 13% दिया है, स्वीडन ने 12% दिया है, जापान ने सबसे अधिक 21% दिया है, मलेशिया ने शायद 17-18% दिया है, जर्मनी ने 10.7% दिए हैं। ये सब जो आंकड़े छपते हैं मीडिया में है उनसे बता रहा हूं। और भारत ने 10% जीडीपी का दिया है, तो एक बड़ी राशि तो है ही। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस 20 लाख करोड़ को जीडीपी का 10% बताया। और मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। हमारे पूर्व संपादक अनिंद्य चक्रवर्ती जो अर्थव्यवस्था पर काफी बढ़िया लिखते हैं, सिंपल समाचार वाले जुड़ गए हैं। अनिंद्य, मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारी अर्थव्यवस्था की साइज, आकार तो 2.5 ट्रिलियन का बताया जा रहा था, कभी करीब 3 ट्रिलियन का बताया जा रहा था, लेकिन क्या इससे 10% बता रहे हैं तो क्या 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई? क्या हमारी अर्थव्यवस्था का आकार भी घट गया इस आंकड़े से? दूसरा, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है इस पैकेज से? और प्रधानमंत्री ने जो एक सैद्धांतिक रूप दिया है, लोकल पे जोर दिया है, आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, उसके संदर्भ में। जी रवीश, इसमें 2 चीज है। एक है $3 ट्रिलियन, जो कि लगभग आप जानते हैं 210 लाख करोड़ के आसपास आता है। अगर आप बजट का डॉक्यूमेंट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि अगले साल के अंत तक हमारा जो जीडीपी होगा वो आज के दामों में 204 लाख करोड़ के आसपास होगा, यानी कि 204 लाख करोड़ रुपए। 204 लाख करोड़ रुपए का 10% होता है 20 लाख करोड़। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि 20 लाख करोड़ में 12 शून्य हैं 20 के बाद, और उनमें ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसमें कितना शून्य है वो देखना जरूरी है। क्योंकि मोदी जी ने एक चीज हमें शुरू में कहा कि आरबीआई याद रखिएगा जो दे रहा है, हमने जो पहले भी दिया है, क्योंकि उन्होंने लिक्विडिटी, एक एल जोड़ा लिक्विडिटी, आपने नोटिस किया होगा। अब ज्यादातर लोग लिक्विडिटी क्या होता है नहीं जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जो कि बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं, हर वक्त शब्द यूज करते हैं चुन कर ताकि लोग समझ सके। 4 एल में उन्होंने लिक्विडिटी जोड़ा था, लेबर, लॉ, एक और एल था मैं भूल गया हूं, लेकिन एक लिक्विडिटी भी उसमें जुड़ा हुआ था। लिक्विडिटी मतलब लैंड, बिल्कुल 4 एल, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ। लॉ तो हमें पता है लेबर का हो चुका है कल्याण, क्योंकि पहला इकोनॉमिक पैकेज हमारे सामने जो आया है वो छिपके आया है, वो लीगल रिफॉर्म जो हुए हैं लेबर लॉज को बदलने के लिए और लेबर लॉज को सस्पेंड करने के लिए, ये जो रिफॉर्म हुए हैं ये पहला इकोनॉमिक पैकेज है। खैर, जो 20 लाख करोड़ है उसमें आरबीआई कितना लिक्विडिटी दे रहा है, मतलब कितना लोन के लिए आरबीआई पैसा बैंकों के लिए के सामने रख रहा है। आरबीआई 8 लाख करोड़ दे चुका है, तो बाकी रह गए 12 लाख करोड़, है ना। 8 लाख करोड़ अनाउंस कर चुका है। अभी कुछ ही दिन पहले, मुझे लगता है 6 मई को आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट किया था, या उससे 3 मई को, मुझे याद नहीं है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। आपको याद होगा वो फ्रैंकलिन टेम्पल्टन बोल के एक म्यूचुअल फंड का डेट फंड कोलैप्स कर गया था, वो बंद हो गया था। उस टाइम पे आरबीआई ने म्यूचुअल फंड्स को पैसा मिले इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए थे बैंकों को। उसमें से बैंकों ने सिर्फ 5% उठाया है। क्यों? क्योंकि लोन देना बहुत आसान है ना, लोन के लिए पैसा देना बहुत आसान है, लेकिन जो लोन देगा बैंक वो तो उसी को देगा ना जो वापस कर सकता है। तो 8 लाख करोड़ आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ा दिया है, लेकिन लोन लेने वाला है कोई नहीं। तो 20 में से 8 लाख तो आप पहले निकालिए। 1,70,000 का तो पहले अनाउंसमेंट हुआ था, उसमें से 70,000 रुपए वैसे कि सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि आपने खुद बताया जो जून के एंड में आना था वो अप्रैल में आ गया। एक इंस्टॉलमेंट वो पहले से अनाउंस था। नरेगा में 10,000 करोड़ रुपए जो एडिशनल है, क्या वो एडिशनल है या बजट का पार्ट है, हमें पता नहीं है। और साथ में 2 हेड्स में पैसे दिए गए थे, एक में शायद 34,000 करोड़ के आसपास है, और एक में और भी है। एक है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट फंड है, और एक है एक इंश्योरेंस टाइप का स्कीम है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन में मजदूर होते हैं, उनके लिए एक कल्याण फंड है, वो स्टेट के पास रहता है, और ये सरकार ने, केंद्र सरकार ने नहीं दिया। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटा 1,10,000 करोड़ के आसपास वो असल में अनाउंसमेंट हुआ है।
अब मैंने आप से ये इस पर आने से पहले मेरे एक दोस्त है बचपन के, वो भारत के टॉप बैंकर्स में से, उनसे अभी थोड़ा सा बात किया। वो जाहिर है अपना नाम नहीं बताना चाहते। उन्होंने मुझे बताया कि एक प्लान जो वो सुनते आ रहे हैं और बैंकिंग सेक्टर में चल रहा है, वो है कि सरकार आरबीआई को कहेगी कि 5 लाख करोड़, याद रखिए 8 लाख करोड़ आरबीआई दे चुकी है, 5 लाख करोड़ का और लोन एमएसएमई यानी कि छोटे और लघु उद्योगों को दिया जाएगा, जिसका थोड़ा सा गवर्नमेंट गारंटी देगी। मतलब है बैंक अगर ये लोन दे तो उसमें से थोड़ा सा पैसा वापस आएगा आरबीआई, मतलब सरकार उसको गारंटी देगी। बैंक का अगर पैसा डूब गया तो उसका आधा शायद सरकार दे देगी, यानी 5 लाख करोड़ में से 2 से 3 लाख करोड़ सरकार देगी। अब आप देखिए हमारे सीधा 5 लाख, 8 लाख, 13 लाख गए और पहले का 1,70,000 अनाउंस हो चुका है, जिसमें से 70,000 करोड़ पहले के हैं। तो अब बाकी रहे कितने, लगभग 6 लाख करोड़। अब मैं कह सकता हूं जिस तरीके से पहले के 70,000 करोड़ को नया पैकेज के तौर पे दिखाया गया था, मैं कह सकता हूं बाकी जो 6,30,000 करोड़ हैं उसमें से कम 2 लाख करोड़ पहले का पैकेज नया दिखाया जाएगा। यानी कि एडिशनल एक्सपेंडिचर 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा नहीं होगा, जो कि हमारे जीडीपी का 2 से 2.5% होगा। यही असली बात है। यही असली बात है। और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से एक जोर दिया उन इंडिया की आत्मनिर्भर भारत, और इस तरह से एक जैसे उम्मीद की जो लड़ियां चल रही हैं 6 साल में, उनका अपना नजरिया है कि अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, लेकिन पिछले 3 साल से गहराई से देखने के बाद ऐसा कोई सेक्टर नजर नहीं आता कि जो मजबूती से खड़ा होकर भारत को दुनिया में किसी भी तरीके से लीड कर रहा हो। मेक इन इंडिया पूरी तरीके से फेल हो गया, उसकी बात ही बंद हो गई। वो जो लायन बनाया गया था, सिंह बनाया गया था। पर अब हम क्या अब आपको लगता है कि फिर से प्रधानमंत्री कभी बात नहीं करेंगे कि मेक इन इंडिया फेल हो गई है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नेगेटिव डाटा कई तिमाही के ये बताते हैं और बहुत गिरावट भी बताती है ये बात। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि ये जो उम्मीद का वातावरण बनाया जा रहा है कि दुनिया चीन से नाराज हो गई है, तो ये लैंड लेबर रिफॉर्म इसलिए कर रहे हैं कि वहां से निकलने वाली फैक्ट्रियां यहां आ जाएंगी जो वियतनाम के रास्ते पहले से जा चुकी हैं। क्या इस उम्मीद में आपको कुछ ठोस आधार दिखता है ऑनिन? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, क्योंकि आपको एक चीज याद रखना पड़ेगा कि हम जब कहते हैं कि चीन से लोग निकल कर जाएंगे, चीन का कैपेसिटी वापस आ चुका है। चीन एक ऐसा देश है जहां पे कोविड-19 के बाद भी 80 से 90% और कहीं पे 100% कैपेसिटी वापस आ चुका है। और जो लोग छोड़कर जा रहे थे वो कोविड-19 के चलते नहीं जा रहे थे, वो जा रहे थे इसलिए क्योंकि ट्रंप ने टैक्स बढ़ा दिया था। अगर आप चीन से कुछ लाने वाले थे तो यूएस में वो महंगा होने वाले था। 2019 मुझे लगता है 2018 के शुरू से अगस्त 2019 के बीच लगभग 54 कंपनियों ने अपने फैक्ट्री कहीं और लगाए थे। उनमें से सिर्फ 6% भारत आए, सिर्फ 6% भारत आए, बाकी वियतनाम, ताइवान, फिलीपींस इन सब जगह गए हैं, क्योंकि वहां पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत आसानी से बिठाया गया है। उतना आसान नहीं है। जहां पे आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वोल्टेज फ्लक्चुएट होता रहता है, वहां पे बहुत ही सूक्ष्म किस्म के टेक्नोलॉजी लगाना उतना आसान नहीं है, ये सीधी बात है। और साथ में बहुत कुछ भारत में है जो उतना जैसे कि क्राइम एक जो इन्वेस्टर हैं वो देखते हैं, और उतना आसान नहीं है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि एक हमारे देश में हम बहुत जल्दी सोचते हैं कि चीन को हरा देंगे, वियतनाम को हरा देंगे, थोड़ा बहुत इधर आएगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर चीजें जो हम खरीदते हैं रवीश, आज भी उसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट चीन से बन के आता है। वो बंद होगा या नहीं मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग सस्ता खरीदना चाहेंगे, उनके पास पैसे नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है कि आप अपने देश का खरीदिए, लेकिन देश का चीज अगर 100 का है उतना आसान नहीं। जी, प्रवीण खंडेलवाल हमारे साथ हैं, जो कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के
महासचिव हैं। प्रवीण जी, हम ये जानना चाहते हैं, डिटेल तो